नमस्ते। तो नमस्ते। तुम लोगों ने वो कर लिया भाई, जो रिफ्लेक्शन के मैंने कहा था कि अलग अलग पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसको एक बार इमेज फॉर्मेशन चेक कर लो। कैसे भेजी? ठीक। एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, तुम्हें ध्यान से देखने की जरूरत है। एक बार जरा तुम ये चेक करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ भी रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग, थोड़ा सा अगर ये पता रहेगा थोड़ा सा नहीं रहेगा। देखो जैसे ये है कि ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जरा तुम ठीक से नोट करना चाहिए। अगर हम भाई इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो देखो कुछ कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ पे होगा। होगा तो अब इसमें एक केस है कि ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। ध्यान से समझना, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगी तो जो रेज हैं वो मान लो कहीं से भी पैरेलल आ रही हैं इस तरह से। यस हो। अगर हम नॉर्मल इसके ऊपर इंसिडेंट करें तो वो सारी लाइन नॉर्मल होंगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी ऐसे। तो वो क्या करेंगी, वो इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सही है ना? हाँ सो। अगर यस दूसरे सर। अगर भाई तुम दूसरी पैरेलल रे लेके आते हो मान लो ऐसी इस तरह से, ये भी तो कहीं ना कहीं से फिर इसी, चूंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये खुद ही नॉर्मल होती है तो वो भी तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी ना इससे। हाँ सो। तो अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें कि ये दो इंसिडेंट रे, मतलब ये दो इंसिडेंट रे जो है ये इन्फिनिटी पे रखी किसी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट है कॉनकेव मिरर के ऊपर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ सो। तो तुम ये देखो यही तो इमेज फॉर्मेशन है। है सो। यस सर। तो ये एक्चुअली में फोकस भी होता है। तो इन्फिनिटी पे रखी ऑब्जेक्ट कहाँ अपनी पोजीशन बनाएगी? फोकस। फोकस पे। अब तुम भाई अगर दूसरी सिचुएशन चेक करते हो, मान लो दूसरी सिचुएशन में क्या होता है कि तुम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तुम इसकी इमेज बना के देखना, ये सेम साइज की इमेज हमेशा, मैं वैसे रफ सा स्केच बना रहा हूँ ऐसा, तो ये क्या होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनती है, इन्वर्टेड बस। इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज की बनती है। एग्री हो ना इस बात से? ये हाँ तुमने सर, जो फर्स्ट केस आपने कराया उसमें मैं जो लाया था अपने डायग्राम में वो वो सारी वो पैरेलल लाया था वो वो प्रिंसिपल एक्सेस से। मतलब भाई यहाँ पे हमें मल्टीपल चीजें देखनी पड़ेंगी, आगे जाके हमें इस तरह की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो इमेज तैयार कर दी। नॉर्मली सब बच्चे ना इस तरह की इमेज से हैबिचुअल होते हैं। हाँ सो। वो कभी कभी जब हमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना पड़ेगा तो फिर हमें इस, चूंकि जब इन्फिनिटी से रे आएंगी तो तुम ये देखो कि अर्थ की सरफेस के पैरेलल कोई प्लेनेट तुम्हें दिखेगा नहीं, कोई स्टार नहीं दिखेगा। यस सर। यस वो सो। नॉर्मली होता क्या है कि वो थोड़ा सा स्लाइटली प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ रहता है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हमने हल्का सा ऊपर मार्क कर दिया। ठीक है सो। तो ये दूसरे वाला केस तुम देख पा रहे हो ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगी, और जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनेगी सेम साइज की। यस सो, आ गया समझ।
पहले ऑब्जेक्ट बड़ी होती है, इमेज छोटी बनती है। जैसे हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो इमेज का साइज थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। अब तुम इसमें ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा एक बार उसके ऊपर फोकस करो। यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। अब इस केस में देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यस सर। तो ये देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट ने इन दो केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आर पे पहुंची, पहुंची। इमेज ने सिर्फ r/2 डिस्टेंस ही ट्रेवल करा। हाँ सर। तो यहाँ ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रही है? बॉडी। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। दोनों के लिए टाइमिंग क्या है? सेम। सेम। तो सेम टाइम में जो ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड के कंपैरिजन में दूसरी स्पीड का हम क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे? बॉडी की ज्यादा स्पीड है और हाँ, इमेज की कम है। जितने टाइम में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सी पे पहुंच रही है उतने टाइम में इमेज सिर्फ एफ से सी पे पहुंच पाएगी। हाँ सर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कंसिडरेबली लार्ज है इमेज के कंपैरिजन। ठीक है सर। फिर दूसरा आगे चलते हैं भाई जरा, थर्ड पेज के ऊपर। अब इसी को ही अगर हम कंटिन्यूएशन में रखते हैं तो तुम देखो कि जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा आगे निकलेगी यहाँ पर, तो जो इमेज है उसकी, ये मैंने क्या किया, चलो ये पॉइंट जो है ये एफ है, ये तो ये ऑब्जेक्ट तो भाई यहाँ पे चली जाएगी ऐसे ही। और अगर तुम यहाँ से कोई दूसरी इस तरह की रे बना रहे हो जो, तो ये यहाँ पे कट कर देगी इसको इस तरह से, तो तुम देखो इमेज बनेगी यहाँ, ऐसा ही तो है। यस यस। सर। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे शिफ्ट करेंगे इधर की तरफ, तो इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनने लगेगी और पहले के कंपैरिजन में एनलार्ज बनेगी। हाँ सर। यस। फिर अगर नेक्स्ट केस में तुम देखोगे कि अगर तुमने ऑब्जेक्ट को गलती से इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को अगर तुमने गलती से फोकस पर शिफ्ट कर दिया तो जो इमेज है वो भाई इन्फिनिटी पे बन जाएगी ऐसा। अब इमेज की स्पीड ज्यादा हो रही तो है। अब यहाँ पे देखो कि ऑब्जेक्ट तो इस ड्यूरेशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस पे शिफ्ट हो पाई, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी पे चलेगी उतने टाइम में। तो यहाँ इमेज वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से। हाँ सर। इस चीज को कोरिलेट कर लोगे, इसके ऊपर कभी कभी ना ग्राफिकल वेरिएशन भी पूछा जाता है, तो ये तुम लोग ग्राफ बना के देखो, मैंने तुम्हें बनाया सारी चीजें ग्राफ बनाने वगैरह सिखाए हैं। अगर तुम्हारे से नहीं बनता तो फिर मुझे बता। फिर ठीक है सर। हाँ, अब दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है जरा एक बार उसको भी देख लो। कभी कभी वो क्या कहेगा कि ये एक कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है लेड अलोंग द एक्सिस ऑफ मिरर। किस तरह से भाई? ये कुछ इस तरह से मान लो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसकी फोकस है इधर, तो इसके एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरह से रखिए, मान लो ऐसे रखिए या ऐसे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखिए भाई ऐसे, समझ गए? हाँ सर।
या फिर ऐसे के बजाय हम इसको कह देंगे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी है भाई कुछ इस तरह से, एल लेंथ की ऑब्जेक्ट है मान लो, तो वो इसके इमेज के लिए तुम्हारे से क्वेरी कर लेगा कि इसकी इमेज जो होगी वो किस शेप में होनी चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से इसको, तुम ये समझो कि अगर ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है तो इसमें ये जो ये इसकी विड्थ अगर हम मान लें कि बी है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी ऑब्जेक्ट का सेम साइज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता है। इसका मतलब जितने ये बी विड्थ दिया है तो इसकी इमेज जो होगी वो यहाँ बन जाएगा। हाँ सर, सेम साइज की। हाँ, पर ये देखो कि जो पीछे की ऑब्जेक्ट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो डिमिनिश्ड साइज की अपनी इमेज आगे बनाती है। यस सर। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसकी जो इमेज है वो एनलार्ज साइज की पीछे बनती है। यस सर। यस सर। तो ये कुछ इस तरह की इमेज बन जाएगी भाई, अगर तुम इसे समझ पा रहे हो तो। यस सर। यस सर, आगे समझ। समझ आ गया ना सब? तो अच्छा। वो कभी कभी पूछ लेता यस है कि सर। हमने इस तरह की ऑब्जेक्ट रख दी भाई, तो इमेज का जो मोर अप्रोप्रिएट फिगर है वो कौन सी होगी। 4 फिगर दे देगा वो तुम्हें, एक ऐसी दे देगा, दूसरी मान लो है इस तरह की दे देगा भाई, जैसे मान लो इसके सामने ये है, तो वो यहाँ से छोटी कर देगा, इधर की तरफ बड़ी कर देगा, फिर वो बिल्कुल यस सर। वो आइडेंटिकल फिगर ऐसी नीचे की तरफ दिखा देगा। तो वो तुम्हें अपने आप ही छांटना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने को तो अगर तुम्हें चीजें क्लियर है तो कैसे भी बना दो, कर ही लोगे। नहीं क्लियर है तो कंफ्यूज होते फिरोगे। आ गया सर समझ। सबको समझ आ गया ना भाई? यस सर। ठीक है, अब जरा हम चलते हैं। रिफ्रैक्शन में मैंने तुम्हें बताया था जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि अगर एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और ट्रेवलिंग में इट डजंट चेंज इट्स ओरिजिनल पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो ये कहलाता है ट्रांसमिशन। ठीक है? यस सर। हाँ, पर अगर सिचुएशन इस तरह से हो कि a body sorry a ray traveling from one medium to another and there is एक मैं कह रहा था भाई तुम लोगों से कि रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि मतलब अगर एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, तो वो कहलाता है ट्रांसमिशन। और अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है विद चेंज इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, तो वो कहलाता है रिफ्रैक्शन।
देखो, ये नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है आई, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टिंग रे के बीच का एंगल है आर, फिर ये इसका अल्टरनेट है आर है, तो ये आई होगा दोबारा से। ये एक तरह से ग्लास है, ये एयर। तो ये प्रोसीजर जो है ये रिफ्रैक्शन। आवाज पहुंच रही है वैसे? यस सर, आ रही है सर। तो तुम इसमें ये देखो कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन है रे के लिए वो ये थी, ठीक है ना? यस यस सर। पर मीडियम में से जब हम पार हो रहे हैं तो हमारे लिए जो एग्जिट है वो ये वाली रे है, ये जिसके ऊपर मैं मार्किंग अब लगा रहा हूँ, देख रहे हो? यस सर। तो इसने अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ दिया, अब ये नए पाथ से एग्जिट ले रही है, तो ये रिफ्रैक्शन है। अब इसके लिए हमें एक नई टर्म पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल, जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ध्यान से समझो, जैसे कि अपने पास में ये एक मीडियम है। अब इस मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है एयर से, तो मान लो ऐसे जा रही है, तो ये है सपोज करो ग्लास। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट अलग है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट अलग है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल टू सी, ये मैक्सिमम। अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सपोज करो ये v है, तो एयर से ग्लास में ट्रेवल करने से स्पीड ऑफ लाइट एयर के कंपैरेटिवली कितने टाइम्स कम हो रही है। मतलब किसी भी मीडियम की एयर के कंपैरेटिवली स्पीड ऑफ लाइट को डिक्रीज करने की जो कैपेसिटी है वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी वेलोसिटी ग्लास के अंदर होगी ना, मतलब यहाँ पे। हाँ हाँ, ये लिखा था स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं हमेशा हम उसको रिलेट कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट से। मतलब हम ये देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का होगा वो ये होगा कि ग्लास में एयर के कंपैरेटिवली स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स स्लो है। ठीक है सर। अगर सपोज करो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, यहाँ 2 लाख किलोमीटर चलती है। तो इसका मतलब एयर ने उसको 1.5 टाइम्स स्लो, एयर के कंपैरेटिवली ग्लास ने उसको 1.5 टाइम्स स्लो कर दिया। ठीक है सर। उससे ये हुआ कि एयर, मतलब हम ये कहेंगे कि ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है भाई वो कितना है, वो सीधा सीधा 1.5। एब्सोल्यूट के लिए हम एयर से रिलेट करेंगे उस हाँ, मीडियम मतलब से। एब्सोल्यूट जो है वो विद रेस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ लाइट कितना यस कितना डिक्रीज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब एयर के कंपैरेटिवली किसी भी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को डिक्रीज करने की कैपेसिटी जो है उसकी कैपेबिलिटी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर और वैक्यूम में तो सेम ही होती है ना सर। एयर और वैक्यूम तो वो तो एक ही बात है, वहां वो ज्यादा, एयर को भी हम मानते हैं कोई मीडियम, क्योंकि एयर के लिए कोई मीडियम को ट्रीट करेंगे। ठीक है ना भाई? यस सर। अब दूसरा, यस सर। अब दूसरा फिर होता है भाई यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, एक तो सपोज करिएगा कि ये है, बहुत ध्यान से समझना, ये है ग्लास, ये है एयर। तो हम लिखते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है म्यू, कुछ जगहों पे एन भी लिखा होता है तो म्यू से समझो। हम यहाँ लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जहां से रे एंटर कर रही है, कहां से एंटर कर रही है, एयर से, उसके रेस्पेक्ट में जिस मीडियम में रे एंटर हो रही है उस मीडियम का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। पर अगर अपने पास ऐसी सिचुएशन हो कि ग्लास स्लैब के ऊपर हम थोड़ा सा पानी ऐसे डाल दें, ठीक है ना? यस सर। यस सर। तो अब देखो, जब रे यहां से एंट्री करेगी तो वाटर में तो वो एंट्री करेगी एयर से, तो यस सर। इस जंक्शन पे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये होएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वो इसका एब्सोल्यूट है। एग्री हो ना इस Yes, बात sir. से? पर जैसे ही हम इस सेकंड बाउंड्री पे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रे एंटर कर रही है ग्लास में, वो कहाँ से एंटर कर रही है, वाटर से। वाटर वाटर से। से। तो यहाँ हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देखो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसमें एंटर हुई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से एंट्री हुई उसके रेस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, चूंकि ग्लास में एंटर होगी कहां से, विद रिस्पेक्ट टू एयर। नहीं समझे? वाटर। हाँ, तो ये बेसिकली होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जहां एंट्री हो रही है, म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है सर। अब जरा इसको, ये एब्सोल्यूट जो है, इसको एक बार तुम राइटिंग करके देखो, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इसको वी सॉरी सी अपॉन वी ग्लास वीजी अपॉन सी अपॉन वी डब्ल्यू। तो ये Yes, क्या sir. ये क्या आ जाएगा, VW by VG। अब चेक कर लो भाई ऐसा ही बन रहा है नहीं बन रहा है, जैसे हाँ ये। सर। एग्री हो ना इस बात से? यस सर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, और ये इनवर्टिबल होता है, मतलब अगर ये नीचे से ऊपर जा रही होगी तो फिर ये उल्टा वीजी अपॉन वीडब्ल्यू हो जाएगा। तो ये अगर एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो एयर का विद रेस्पेक्ट टू वाटर 1 अपॉन म्यू। ठीक है सर। कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। नहीं है ना किसी को? नो सर। ये तुमने 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, हाँ सर। स्नेल्स लॉ। उसने ये कहा है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे एंटर कर रही है, सपोज कीजिएगा कि भाई यहाँ एयर से ग्लास में एंटर होगी, तो ऐसे रे एंटर होगी, ऐसे। तो उसने ये कहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है फॉर अ गिवन मीडियम। यस सर। मतलब जैसे एक मीडियम के लिए एक कांस्टेंट होगा, दूसरे मीडियम के लिए फिक्स रहेगा पर दूसरा कांस्टेंट होगा, ठीक है? और ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं इस मीडियम का, इसके रेस्पेक्ट। ये साइन आई बाय साइन आर जो कांस्टेंट है सर, एक्सपेरिमेंट से तो पता चला ना। हाँ, हमने इसके ऊपर वो पिन वगैरह के एक्सपेरिमेंट किए थे। तो अब इन्होंने फिर कहा कि भाई ये वैल्यू एक्चुअली में आएगी कितनी, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ ये देखो रे कहाँ से एंटर हो रही है, एयर से, तो विद रेस्पेक्ट टू एयर कहाँ जा रही है, ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ तो एब्सोल्यूट है, पर यही केस
रिलेटिव के केस में भी वैलिड होगा। ओके सर। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चेक करा है वो कि जो, अब तुम देखना ध्यान से, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम यहाँ ग्लास का देखें तो क्या होगा, C/V ग्लास। यस सर। तो यहाँ पे ना तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि V ग्लास इज लेस देन V एयर। बोलो। हाँ सर। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, इसीलिए तो एयर के लिए डेंसर मीडियम होती है। है। हाँ, जबकि साउंड की स्पीड सॉलिड्स में ज्यादा होती है एयर से। तो मैंने तुम्हें एक दिन ये बात पहले भी बताई थी कि हम पहले किसी भी वेव की किसी भी वेव के लिए किसी मीडियम को डेंसर मीडियम उस मीडियम की डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करेंगे। किसी भी वेव की जिस मीडियम में स्पीड जो है वो ज्यादा होती है, वो मीडियम उस वेव के लिए रेयरर मीडियम होता है। और हाँ जिस सर। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ दैट वेव कम होती है, उसके लिए वो डेंसर मीडियम होता है। तो स्टील जो है, मतलब या ग्लास जो है, वो साउंड वेव के लिए रेयरर मीडियम है, पर लाइट वेव के लिए वो डेंसर है। आंसर। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कम है और स्पीड ऑफ साउंड ग्लास में ज्यादा है। हाँ सर। तो अब यहाँ पे देखो भाई, जब Vg छोटा है Vc से, तो इस इक्वालिटी के अकॉर्डिंग साइन तो चूंकि एंगल बढ़ने से बढ़ता है, तो तुम मुझे ये बता दो कि I बड़ा होगा या R बड़ा होगा? अगर इस इक्वेशन को हम फुलफिल करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग चूंकि Vg छोटा है C से, तो R भी छोटा होगा I से। यस सर होगा। तो इस वजह से रेयरर, हाँ, इस वजह से रेयरर टू डेंसर मीडियम ट्रेवलिंग के टाइम तो जो रे है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है सर। समझ गए ना भाई? मतलब वो जो बेंडिंग होती है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो ऐसे ही नहीं होती फ्री फंड में, उसके लिए यही कॉल। इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि वो टुवर्ड्स हाँ, नॉर्मल है या वही। अब हम अगर जैसे यहाँ डेंसर मीडियम से देख रहे हैं, ये डेंसर मीडियम है भाई, ये रेयर है। यहाँ से एक रे ऐसे आएगी, इस मीडियम में ये एंट्री कर रही होगी, नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ये होगा। तो तुम देखो यहाँ पे फिर हम जिस मीडियम में एंटर हो रही है रे, उसके रेस्पेक्ट तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस में। तो तुम यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो थोड़ा वैसा होगा, मतलब बड़ा होगा। अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ, ये जब हम डेंसर टू रेयर ट्रेवल करें, क्योंकि वहां पे क्या होगा, ये चीजें बदल जाएंगी। जैसे यहाँ ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब इसमें काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जरा इसको ठीक से सीख लेना। एक मैं बताऊंगा, एक कल तुम घर से प्रैक्टिस करके लाना, अगर हो जाती है तो ठीक। apparent height, apparent depth बता देता हूँ, height कम कर दो। apparent depth मतलब जब हम अंडर वाटर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो हमें थोड़ा सा एलिवेटेड दिखाई देता है। यस सर। मैं थोड़ा जल्दी में करा देता हूँ एक बार, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो तुम थोड़ा ठीक से देखना है इसको। टाइम खत्म हो गया। मान लो ये वाटर है, मतलब कोई पॉन्ड है या कोई स्विमिंग पूल टाइप है, तो यहाँ पे क्या है भाई, इसमें कि एक कॉइन है नीचे, ये यस सर। जिसकी डेप्थ जो है वो h है। ये सरफेस है, मतलब ये इसके ऊपर यहाँ एयर है, ये वाटर है। तो यहाँ पे कोई कॉइन पड़ा है नीचे। तो एक तो तुम ये बताओ मुझे कि कॉइन को अगर हम देखेंगे तो कभी तुम आंखों से रेज निकाल दो, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका। रेज हमेशा कहाँ से निकलेंगी? ऑब्जेक्ट से। बॉडी से और से आइज की हमारे तरफ आइज जाएगी। में। हाँ, तो यहाँ से एक रे गई भाई, ऐसे ध्यान से देख, मल्टीपल रेज आएंगी। मैंने तुम्हें कहा था इमेज फॉर्मेशन के लिए हम एटलीस्ट 2 रेज देखेंगे। तो जो Yes. रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, वो विदाउट डेविएशन चली जाएगी। सही? हाँ यस सर। सर।
Yes, sir. अब दूसरी रे चूंकि तुम्हारी आंख के ऊपर जानी है, तो इस रे को मैं यहाँ इंसिडेंट कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें चीजें ठीक से समझ आए उसके लिए मैं इसका ब्रॉडर व्यू बना रहा हूँ, मैग्नीफाइड, तो मैं इसको यहाँ दिखा रहा ओके सर। हूँ। ठीक अब है सर. ये भाई अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये नॉर्मल के ऊपर जैसे यहाँ इंसिडेंट होगी, तो तुम ये देखना कि हम डेंसर टू रेयरर ट्रेवल कर रहे हैं, तो डेंसर टू रेयरर ट्रेवल करने में ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल इधर को भाग जाएगा। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? नहीं सर। नो सर. अब भाई सर ये ये रे पार्ट फिर से बता दो एक बार। अभी तो बताया भाई, रेयर मीडियम में एंटर कर रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, इतना ही बताया अभी, तो इससे ज्यादा तो कुछ बताया ही नहीं। ठीक है। तो अगर भाई यहाँ पे कहीं तुम्हारी आंख प्रेजेंट है ऐसे, मतलब तुम्हें लगेगा कि इतनी बड़ी आंख कैसे होगी, बहुत सारी रेज घुसेंगी इसमें, तो मैंने तुम्हें बताया कि ये पॉइंट जो है ये क्लोजर है, तो इतनी दूर तुम्हें दिख रहा है वो वहां नहीं है, वो पास में। मैग्नीफाइड बनाया है ना हाँ आपने। वही, तो ये दोनों रेज इसमें घुसेंगी, तो तुम ये देखो कि ये रे है जो डेविएटेड है, ये बेसिकली तुम्हें कहाँ से आती हुई दिखेगी, यहाँ से आती हुई दिखेगी। यस सर। Yes, sir. तो इस आदमी को, चूंकि हमारी आईज जो है वो बेंडिंग ऑफ रेज को डिटेक्ट नहीं करती, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके, तो ये कॉइन ओ की बजाय ये कॉइन हमें कहाँ दिखाई देगा, ओ डैश। थोड़ा सा ऊपर। ये इसकी एपरेंट डेप्थ है भाई, एच डैश। बोलो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है सर। अब ये एंगल बताना जरा कितना होगा। बोलो भाई जल्दी, यार 10th में नहीं पढ़ा गया तुमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। Yes, sir. R R. आ रही तो है, इतनी देर लगा रहे हो बता जो, तो ये कितना होगा? R. ऑल्टरनेट है भाई वो, ये कितना होगा? आई हो गया। हाँ, अब यहाँ पे दो केस बनेगा, एक केस बनेगा नियर नॉर्मल व्यू। नियर नॉर्मल व्यू का मतलब ये है कि जहां कॉइन है तुम बिल्कुल उसके ऊपर ही खड़े होकर देख रहे हो उसे यहाँ पे, एक तो ये, और एक ये है कि कॉइन यहाँ पे और तुम्हारी आंख यहाँ से उसे देख रही है दूर से, वो ऑब्लिक व्यू हो जाएगा। यस सर। तो जब देखो, जब नियर नॉर्मल व्यू होगा तो पॉइंट एन पॉइंट एम के क्लोजर होगा। Yes, sir. अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बता देना। पॉइंट एन पॉइंट एम के क्लोजर, तो एंगल्स एन, एंगल्स आई एंड आर आर स्मॉल, समझ गए? यस सर। छोटा एंगल के लिए साइन आई टेन आई के इक्वल होता है और ये सब आई के इक्वल होते हैं, साइन आर होते हैं। टेन आर के इक्वल होगा और ये आर के इक्वल, समझ गए ना भाई? हाँ सर। अब जरा इस फिगर को अपने दिमाग में रख। अब तुम ये देखो कि भाई यहाँ पे इस फिगर से टेन आई कितना होगा, एम एन अपॉन एच, एम एन अपॉन एम हाँ ओ, सर। एम ओ है एच, और टेन आर कितना होगा, एम एन अपॉन एम ओ डैश, यानी कि एच डैश। बोलो। हो गया सर। कल एक लड़के का फोन आया था यहीं से मुझे, लड़के का, मैं पहले तो उसके पिताजी ने बात करी, जब मेरे लड़के को फिजिक्स समझ नहीं आ रही, मैंने इसका एडमिशन करा रखा है वहाँ, कौन सी अकेडमी है वो, अन अकेडमी, कौन सी? बस. अन अकेडमी। मैंने कहा मेरी बात करा दो, उससे मैं पूछ लूँगा, तो वो बता रहा था कि मैंने भाई कैसे पढ़ रहा है, तो मुझे बता दो एक बार, थोड़ा पता चला। तो उसने बताया कि जैसे हमें उसके सर्कुलर मोशन के डाउट्स क्लियर है नहीं, और हमें अगले चैप्टर में भेज देते हैं, फिर ये कहते हैं कि आगे आगे धीरे धीरे हो जाएगा। मैंने कहा जो चीज़ जिस चैप्टर में क्लियर नहीं होगी, उसके डाउट अगर वहाँ पे क्लियर नहीं है, तो फिर अगले चैप्टर में तो पिछले चैप्टर की कुछ बात होनी नहीं, तो अगले चैप्टर में पिछले चैप्टर के डाउट कैसे क्लियर होगी? ये साइंस मेरी समझ में आ गया ही नहीं, पता नहीं कैसे क्या इसी होता है। मतलब हम
रे ऑप्टिक्स के डाउट वेव ऑप्टिक्स में जाकर क्लियर करें। ये नई साइंस है, तुम भी सीख। ये बता दो भाई, किसी को डाउट है क्या यहाँ पर? नहीं है सर। ये मैंने साइन आई क्यों लिख दिया, ये सब पता है ना? हाँ हाँ सर, सर। चलो अब मैं दोनों को जरा एंगल इनको, छोटा है। हाँ मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ। साइन आई अपॉन साइन आर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एच डैश अपॉन एच। हो गया सर। अब तुम ये देखो, यहाँ पे जो हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं रे की, वो वाटर टू एयर कर रहे हैं। जो Yes, sir. रे है वो वाटर टू एयर जा रही है। तो अगर साइन आई अपॉन साइन आर एयर टू वाटर के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू होता, तो यहाँ पे वाटर टू एयर रिफ्रैक्शन के लिए कितना होगा? भाई साइन आई अपॉन साइन आर, अगर रे एयर टू वाटर एंटर कर रही होती तो वहां पे साइन आई अपॉन साइन आर कितना होता? वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, नहीं होता? बोलते ही नहीं। एक बार फिर से repeat बता दो करना। सर। मैं ये पूछ रहा हूँ भाई तुम लोगों से कि अगर रे एयर टू वाटर जा रही होती तो जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ साइन आई अपॉन साइन आर को तुम क्या लिखते? वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव Water का इंडेक्स refractive लिखते। index। यही तो लिखते हैं एब्सोल्यूट। हाँ सर। हाँ सर। अब इस फिगर में क्या हो रहा है यहाँ पे? ये यहाँ पे इसमें वाटर से एयर जा रही तो साइन आई जो है यहाँ वाटर की साइड मार्क है, तो यहाँ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। है। ठीक है सर। वो कितना लिखूं मैं इसे? 1/। इसे भाई मैं 1/म्यू नहीं लिख दूंगा, मैंने अभी तो बताया था थोड़ी हाँ देर सर, पहले। लिख देंगे। चलो अच्छी बात है, अगर ये बात समझ आ गई तो भाई, तो ये कितना हो गया? एच बाई म्यू। ये बता दो ये बात समझ आई या नहीं? आ गई। Yes, sir. आ गई। म्यू चूंकि 1 से बड़ा होता है तो भाई साफ दिखाई दे रहा है कि एच डैश जो है वो एच से छोटा है। अब जब एच डैश से छोटा है तो यहाँ पे वो नियर नॉर्मल शिफ्ट भी पूछेगा, तो ये जो ये डिस्टेंस है ये ओ डैश, हाँ सर। हाँ, ओ ऊपर दिख रहा है। डैश इक्वल टू ये है नियर नॉर्मल शिफ्ट। कितनी है भाई? ये है एच माइनस एच बाई म्यू इक्वल टू एच इंटू 1 माइनस 1/। अगर कुछ चीज समझ ना आई हो तो भाई मेरे से अभी पूछ लेना। आ गई। और कल इसका ऑब्लिक व्यू पढ़ेंगे। अब तुम इसको थोड़ा ठीक से पढ़ के आना एक बार घर से, तो हम इसमें अपेरेंट हाइट, हम अपनी आंखों पर कोई एक ग्लास स्लैब रख के और किसी हाइटेड फ्लाइंग बर्ड को देखेंगे तो वो हमें पहले से ज्यादा हाइट पे दिखेगी। मतलब ठीक है सर। ये सब चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक होंगी न्यूमेरिकल करते टाइम, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ठीक से सीख लेना सारी चीजों को। उसमें ऐसा होगा कि एक मिरर रख देंगे ऐसे, इस मिरर के सामने एक स्लैब रख देंगे ग्लास की ऐसे, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो देखो ये ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ मिरर थोड़ा सा अलग डिस्टेंस पे दिखेगी, पर जब रे यहाँ से इसमें घुसेगी ऐसे तो ये रे यहाँ से आती हुई दिखेगी। तो हम ये कह देंगे कि इस मिरर को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना होकर यहाँ है, तो इसके लिए यू फिर ये हो जाएगा। नहीं समझे क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. मैं ये कह रहा हूँ कि